नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। देश की सभी बेटियों को गर्ल चाइल्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 18 की परिवार की तरफ से। मैं ऋतु रोहिणी। कोरोना के मामले दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इसी बीच आईआईटी मद्रास की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 6 फरवरी तक देश में कोरोना अपने पीक पर पहुंच जाएगा और उसके बाद मामले धीरे धीरे कम होने लगेंगे। स्टडी में यह भी दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस का आर वैल्यू भी काफी कम हो चुका है, जो राहत की बात है। आज हम राहत की इन खबरों के बीच कोरोना से जुड़े बाकी सवालों पर भी चर्चा करेंगे। हर दिन की तरह हमारे साथ आज गेस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, और हम उनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम सावधानियां बरतकर, प्रिकॉशंस लेकर इस बीमारी से खुद को बचा कर रख सकते हैं, संक्रमण से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और खास तौर पर आज हमारे साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं। हम उनसे जानेंगे कि इन दो उपचार के तरीकों से खुद को कैसे बचा कर रख सकते हैं कोरोना से। तो हम सीधे तौर पर चलते हैं और चर्चा। तो हमारे साथ आज चर्चा में डॉक्टर विनय रंजन हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रागिनी वर्मा मैम है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर विनय रंजन, बात की जा रही है अब कोरोना को कहीं ना कहीं एक फ्लू के तौर पर देखा जा रहा है, और जो बच्चों में इम्यूनाइजेशन का जो एक प्रोसेस है, उसके तहत वैक्सीन जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं फ्लू से कॉम्बैट करने के लिए दी जाती है। तो ऐसे में क्या बच्चों में ऑलरेडी इस इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के तहत कोरोना से फाइट करने की जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप हो जाएगी? क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। कोरोना, जैसे कि हम जानते हैं, कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ये भी एक फ्लू लाइक सिम्टम रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे समाज में पहले से स्वाइन फ्लू ये सब फ्लू था। कोरोना भी उसी का एक प्रजाति के रूप में है। अभी देखा गया है कि जैसे फ्लू में सिम्टम्स होते थे, सर्दी, खांसी, बुखार, आम, जैसे कोरोना की ये तीसरी लहर में देखा गया ओमिक्रॉन जो है एक फ्लू लाइक प्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसमें सीवियरिटी बहुत कम है। बहुत लोग प्रभावित हुए। इन्फेक्टिव रेट, जो कि आर वैल्यू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिव रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सीवियरिटी कम है। तो कहीं ना कहीं ये फ्लू लाइक सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रही बात इम्यूनाइजेशन की, जी हाँ बिल्कुल, अभी देखा गया है कि जैसे जिन बच्चों को खास करके हर साल हम लोग टिल 5 ईयर्स तक साल में एक बार फ्लू की वैक्सीनेशन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये मदद दे रहा है हमको फ्लू से बचने के लिए। तो मेरा ये आम लोगों से अपील होगा कि अपने छोटे बच्चों को जो 5 साल से कम हैं, कम से कम उनको साल में एक बार फ्लू का टीका लगाया जाए। और इस पे ऑलरेडी पाइपलाइन में काम भी हो रही है कि आने वाले दिनों में फ्लू को हटा के एक कोरोना का ही वैक्सीन, जो कि अभी ये कहने के लिए बहुत मेरे पास साक्ष्य नहीं है, इस पे पाइपलाइन में काम चल रहा है। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि फ्लू को हटा के कोरोना का भी वैक्सीन दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमको मददगार साबित हो रहा है कोरोना से बचने में फ्लू का टीका। जी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, आयुर्वेद जो है वो कितना कारगर है कोरोना से लड़ने में, कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने में, इम्यूनिटी बिल्ड करने में? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को और इसे न्यूज़ रूम के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके अभी जो हमारी एंकर हैं, महिला हैं, लड़की हैं, और आज बालिका दिवस है, इस अवसर पर निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र भी हैं। तो मैं दर्शकों को बधाई देते हुए जो मूल सवाल है कि आयुर्वेद कितना जो है आपका कोरोना से और इम्यूनिटी के संबंध में ये बता सकता है, तो आयुर्वेद में पहला श्लोक जो है हम लोगों का है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब होता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जिनको रोग है, जिनको व्याधि है, उसका प्रशमन करने का है। ये 2 सिद्धांत पे आयुर्वेद चलता है। हर स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के पीछे
मूल उद्देश्य है कि हम कैसे उसके शरीर का इम्यूनिटी बिल्डअप रखे, बूस्ट रखे। इस दिशा में आयुर्वेद शुरू से काम करते रहा है। चूँकि आयुर्वेद जो प्रकृति का चीज़ है और हमारा शरीर भी प्रकृति का है, तो ये दोनों को एक दूसरे को आत्मसात करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। तो इम्यूनिटी के मामले में हमारे पास बहुत सारी घर की औषधियाँ हैं, बाहर से भी है, लाइफ स्टाइल में आपका खास करके योग प्राणायाम सब चीज़ है। तो इस चीज़ को हम अपना के इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। और इम्यूनिटी के लिए जो मुख्य रूप से अभी चर्चाएं हो रही थी, उसमें ये कहा गया है कि हम इम्यूनिटी में जो आजकल गिलोय का आया है चर्चा, काफ़ी गिलोय का चर्चा, और नेट से भी लोग गिलोय को देख के और उसका जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो गिलोय निश्चित रूप से एक तरह से कहिए कि हम लोगों का इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करता है, जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए गिलोय का किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, लेकिन उसका यह ज़रूर ख्याल रखना है कि अति मात्रा में हम लोग गिलोय का सेवन ना करें, अथवा उसकी जो क्रूड फॉर्म में हम लोग लेते हैं, साफ सफाई पर भी उसकी ध्यान दें। बेहतर होगा कि यदि हम अरुण, गिलोय की बात हो रही है, अभी मार्केट में कई जगह पे गिलोय मिल नहीं रहा है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? और कई बार ये भी देखा गया है कि जो गिलोय का सेवन कर रहे हैं, खास करके जो डायबिटिक हैं, तो उनकी जो बीमारी है वो बढ़ जा रही है। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? किस तरीके से सेवन करना चाहिए, खास करके डायबिटिक और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको? मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, हमको लगता है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसका डायबिटीज़ बढ़ेगा नहीं। चूँकि डायबिटीज़ की एक अच्छी औषधि मानी जाती है गिलोय, और जिस पेशेंट को या जिसको डायबिटीज़ है उनको हम लोग गिलोय की एक तरह से कहे कि मेडिसिन के रूप में दवा खिलाते हैं, या उनके भोजन के रूप में, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में भी हम लोग उसको देते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ में कहीं इसको बढ़ाने का मामला नहीं है। हाँ, जो मैंने पहले आपको बताया कि हो सकता है अति मात्रा में और उनका डायबिटीज़ ठीक है तो वो डायबिटीज़ उनका घट सकता है, बढ़ने का तो खैर दूर दूर तक कहीं कोई मामला नहीं है। जहाँ तक सब्स्टिट्यूट का मामला है, तो सब्स्टिट्यूट में चूँकि हमारे यहाँ रसायन जो है, बहुत सारी मेडिसिन रसायन का काम करता है, और रसायन का काम ही है व्याधि और जरानाशक। जैसे अश्वगंधा बहुत ही कॉमन नाम है, अश्वगंधा का हम लोग इस मामले में उपयोग करते हैं। और आपका घर में जो है रोज़मर्रा का चीज़ मिलने वाला है, और आयुष काढ़ा का जो खास करके आयुष मंत्रालय के द्वारा जी जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया है आयुष काढ़ा का, निश्चित रूप से आयुष काढ़ा का हम लोगों का सेवन हम काढ़ा पे बात करेंगे। उससे पहले हम डॉक्टर रागिनी से ये जानना चाहते हैं, दो तरीके से मैम होम्योपैथी में इलाज की दो तरीके की पद्धति है, एक तो मदर टिंचर और दूसरा डाइल्यूशन। तो कोरोना से जंग में, कोरोना से खुद को सुरक्षित रखने में कौन सा तरीका कारगर है और दोनों की भूमिका किस तरीके की है, इस पे हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, वो डिजीज से फाइट नहीं करती है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। ये हम मतलब इनडायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है और हमारी बॉडी खुद फाइट करके वो डिजीज को रिमूव करती है जी। तो अगर ओमिक्रॉन या फिर कोरोना की बात करें तो मोस्ट प्रेफरेबल हम अभी डाइल्यूशन देते हैं पेशेंट्स को, तो वो बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसके वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथ देके वो बॉडी खुद ऑटोमेटिक उस डिजीज से बॉडी को रिकवर कर लेती है। और अगर मदर टिंचर की बात करें तो हम पोस्ट कोविड में भी होम्योपैथी काफी इफेक्टिव है। तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में भी पेशेंट को, जैसे अगर उसको वीकनेस परसिस्ट करता है आफ्टर कोविड भी, तो मदर टिंचर देते हैं। हेयर फॉल है पेशेंट को, तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए प्रेफरेबल टू गिव मदर टिंचर। क्योंकि आप इम्यूनिटी की बात कर रही हैं मैम, क्योंकि आप इम्यूनिटी की बात कर रही हैं, तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि हमारे दर्शकों को खास करके कि होम्योपैथी के थ्रू अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं,
कई सारे लोग जो इस तरीके से अपना उपचार करते हैं वो किस तरीके से अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, होम्योपैथी हमारे इनर कोर पे एक्ट करती है। ठीक है, तो इनर कोर पे एक्ट करने का मतलब है जो ऑर्गन्स या फिर जो बॉडी पार्ट वीक है उसको करके बॉडी को फाइट करने का लायक बनाती है, दैट इनडायरेक्टली बूस्ट आवर इम्यूनिटी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे विदाउट एनी सिम्टम्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं पेशेंट को, अनलेस एंड अनटिल अगर सिम्टम्स है। होम्योपैथी बेसिकली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। जितने सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को टोटलिटी लेने के बाद एक ड्रग पिक्चर क्लियर आता है, वो मेडिसिन देते हैं। तो ऐसे जनरली लोग क्या करते हैं ना, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे ही जस्ट टू बूस्ट इम्यूनिटी कोई भी मेडिसिन ले लिया, तो वी डोंट अलाउ दैट। जब आपको सिम्टम्स है तो ही यू शुड टेक होम्योपैथिक मेडिसिन एंड दैट आल्सो विद अ प्रॉपर एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल ओवरडोज ना करें और प्रिस्क्राइब करवा कर ही कोई भी मेडिसिन को आप प्रयोग में लें। डॉक्टर रंजन, अभी के हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं तो युवा जो हैं कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। खास करके बच्चे जो हैं वो थोड़े से आलसपन और थोड़ी सी लिथार्जिक जो है हो गए हैं। तो इसको किस तरीके से उनको इससे उबरने की ज़रूरत है, कैसे पॉजिटिव वाइब रखने की ज़रूरत है कि ये जो लिथार्जिक नेचर डेवलप हुआ है इसको कैसे कॉम्बैट करें? जी, जब से कोरोना आया है बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस पे ला दिया गया है। आउटडोर के लिए हम लोग उनको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है, बाहर नहीं जाना है। ऐसे में बच्चों को देखा गया कि 2-3 समस्याएं उनको ज़्यादा मिल रही है। एक तो ओबेसिटी की, बच्चे दिन भर खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। दूसरा, उनकी आंखों पे भी बेअसर हो रहा है कि क्लासेस 6-6, 8-8 घंटे कराए जा रहे हैं। तो ओबेसिटी और आई साइट प्रॉब्लम लेके बहुत ज़्यादा है। और दूसरी साथ में ये है कि उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए हम लोग कैसे प्रयास कर सकते हैं। तो उनको घर में, जैसे कुछ अपार्टमेंट्स में हैं, घर में हैं, तो अपने छत के ऊपर जाके इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। अपस्टेयर डाउन करके जो रेगुलर एक्टिविटी है अपने कर सकते हैं। घर में छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं। तो बच्चों को आपके साथ रहना होगा, उनसे बात करना होगा, उनका स्क्रीन टाइम कम करना होगा क्योंकि स्कूल के माध्यम से ऑलरेडी स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है उनका, और टीवी देखेंगे कहीं जाएंगे नहीं। तो ओबेसिटी और साथ साथ आई साइट की प्रॉब्लम लेकर बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको कॉम्बैट करने के लिए घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें। अगर छत की व्यवस्था हो तो छत पे थोड़ा जाएं, अपस्टेयर डाउन करें। तो रेगुलर एक्टिविटी से ये सब समस्याओं को थोड़ी सी हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि आप आई साइट की बात कर रहे थे, ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि ये जो पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से तकरीबन 3 गुना जो बच्चे हैं वो उनकी आई साइट जो है वीक हुई है, स्पेक्ट लगाने लगे हैं, स्पेक्स। तो ऐसे में उनको अपनी आई साइट को लेकर के किस तरीके से अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए और कैसे अपनी आई साइट को वो दुरुस्त कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए? एक तरफ बीइंग पीडियाट्रिशियन हम लोग कहा करते थे कि स्क्रीन टाइम को लेस देन 2 आवर्स रखना है किसी भी बच्चों के लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल, उनके ब्रेन पे कम इफेक्ट डालता है और आंखों को बचा के रखता है। लेकिन अभी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो गई जो 6 घंटे तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं। बाकी टाइम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उनके आंखों पे बुरा असर पड़ रहा है। तो उनके लिए क्या 2-3 ये है कि स्क्रीन टाइम जो स्कूल के बाद का हो, स्क्रीन टाइम में आप लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं बजाय मोबाइल के, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके घर में है तो टीवी पे भी आप कनेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं जिससे आंखों पे कम इफेक्ट पड़ता है। अगर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो ब्लू जो स्क्रीन्स हैं लगा लेने से भी आंखों पे इंफ्रारेड जो रेज़ हैं, बुरी रेज़ हैं, वो कम इफेक्ट डालती हैं। बाकी टाइम जो बच्चों का लीजर टाइम होता है उनको थोड़ा सा प्रमोट करना है कि टीवी और मोबाइल से दूर रह के कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ और गेम पे ध्यान दें। रही खाने की बात, बिल्कुल खाने से भी रिलेशन है। बच्चों को इस समय क्या है कि प्रोटीन रिच डाइट देना। प्रोटीन क्या होता है, इम्यूनिटी को हमारा बूस्टअप करता है। जंक फूड, आउटसाइड फूड को रिस्ट्रिक्ट करना है और जो प्रोटीन कंटेंट है उनको बढ़ाना है ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो। इम्यूनिटी बूस्टअप होगी तो लोगों से लड़ने की क्षमता भी उनको साथ में देती रहेगी। जी, तो डॉक्टर अरुण, कोरोना काल में तनाव, डर और संक्रमण की वजह से लोग थोड़े से तनावपूर्ण महसूस करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। तो ऐसे में आयुर्वेद किस तरीके से कारगर है? क्या कुछ करके थोड़े से अपने तनाव को लोग कम कर सकते हैं? निश्चित रूप से इस दिशा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आयुर्वेद में इसकी कारगर भूमिका है आयुर्वेद की। सुबह आप जगते हैं, दैनिक कार्य जब आप शुरू करते हैं तो उसी समय ये बताया गया है कि हम लोगों को योगा करनी चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए। जब योगा और प्राणायाम का आप आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक यदि आप इस दिशा में कार्य कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से आप ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे जी। और तनाव दूर करने का तो एक यह हो गया। दूसरी ओर जो आपके अपने जो सर्किल है, जो परिवार के लोग हैं, बैठ के हम लोग कुछ इंडोर गेम के साथ हंसी मजाक वगैरह भी हम लोग इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन भी हम लोगों के पास है, पहले भी मैंने चर्चा किया अश्वगंधा का। जो अश्वगंधा तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है और ख़ास करके जो है तनाव को दूर करने में बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। अश्वगंधा का आप जिस फॉर्म में ले लें, आप उसके चूर्ण को ले सकते हैं, उसके टेबलेट को ले सकते हैं। एवं आज के खास करके यह शिशिर ऋतु चल रहा है, शिशिर ऋतु में आंवला के साथ अश्वगंधा के मिला के उसका हलवा तैयार कर सकते हैं, जो इम्यूनिटी भी होगा, बढ़ाएगा, पौष्टिक भी है और हमारे शरीर को गर्मी पैदा करने वाला है। तो ये सब चीज़ हम लोग खा के हम समझते हैं कि तनाव से भी दूर रहेंगे और दूसरी ओर शरीर का इम्यूनिटी जब ठीक ठाक रहेगा तो शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से जो है ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे और फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब बाहर से आने वाला जो वायरस है हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो हम यदि ये रूटीन वर्क में इसको ले लें तो हम समझते हैं कहीं कोई कोरोना हम लोगों का ना बिगाड़ पाएगा और ना हम पे कोई इफेक्ट डाल पाएगा। डॉक्टर अरुण, काढ़ा की बात हम कर रहे थे, आयुष मंत्रालय ने भी इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की। टेली कंसल्टेशन ऐप के तहत लोगों को बताया गया इसका किस तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो क्या फायदे हैं काढ़ा के और किस तरीके से इसका सेवन करने से, किस तरीके से इसको खाने से जो है आपकी शरीर पे वो ज़्यादा असर दिखाता है? क्या तरीका है काढ़ा के सेवन का, ये बताएं हमें। मैडम, काढ़ा का तो खैर उसमें गाइडलाइन भी दिया हुआ है कि हम लोगों को काढ़ा बना के उसको पीना है। मुख्य रूप से जो है 4 गुना पानी हम लोगों को देना चाहिए। काढ़ा का तो कंसेप्ट यही है। लेकिन जो अभी जो कोरोना के पर्पस से जो काढ़ा तैयार किया गया है, खौलते हुए पानी में इसको डाल देना है और 2 से 5 मिनट उबाल के फिर हमको इसका सेवन करना है। अब देखिए अलग अलग सीजन में काढ़ा का अलग अलग उपयोग है। अभी चूँकि शिशिर ऋतु चल रहा है, अब समाप्त होने पर बसंत का आगमन है। बसंत में जो है कफ की वृद्धि हो जाती है और कफ शामक के रूप में इसको हम यदि खाली पेट में काढ़ा का लेते हैं तो हम समझते हैं कि ज़्यादा ये हम लोगों के लिए हितकर होगा। तो खाने के पहले इस काढ़ा को हमको लेना चाहिए और जब उष्ण का सीज़न रहता है और ख़ास करके शिशिर के पहले जो शरद ऋतु होता है उसमें पित्त की वृद्धि होना शुरू होती है, पित्त कुपित होने लगता है। तो उस दिशा में आम पाचन के पर्पस से हमको इसे जो है खाने के बाद लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर हो। जी डॉक्टर रागिनी, होम्योपैथी के साथ साथ क्या हम अंग्रेजी दवा ले सकते हैं और होम्योपैथी में क्या जड़ से बीमारी को खत्म करने की कितनी क्षमता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, होम्योपैथी अगर बात करें तो बेसिकली क्रॉनिक डिजीजेस के लिए बेस्ट प्रेफरेबल पैथी है। तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनमें अगर होम्योपैथी दिया तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत सालों से ये प्रॉब्लम्स हैं और होम्योपैथी की फ्यू डोजेस में ही उनको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो अगर ये बोले क्रॉनिक डिजीजेस में तो होम्योपैथी इज द बेस्ट। और होम्योपैथी और एलोपैथी साथ में ले सकते हैं तो ले सकते हैं, मैं ऐसा बोलती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लाइफ सेविंग वो सालों से ले रहे हैं, लाइक डायबिटीज है, बीपी की मेडिसिन है। तो मैं ऐसे ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद नहीं करवाती हूँ, उनको बोलती हूँ आप ये कंटिन्यू रखो कुछ दिनों तक। तो साथ में आप ले सकते हैं, बट वो उसका एक क्राइटेरिया है। मीन्स आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि यू शुड नॉट टेक एनीथिंग, नॉट इवन वाटर।
तो ये चीजों को ध्यान में रख के अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो ले रहा है, फिर धीरे धीरे हम उसको एलोपैथी से टोटली होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। जी, क्योंकि मैम- एक साइकोलॉजी भी होती है पेशेंट की जी। कि वो सालों से एक मेडिसिन ले रहा है और सडनली हमने उसको स्विच ऑफ किया कि आप वो बंद करके होम्योपैथी चालू करो, तो एक मेंटली भी उसको काफी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं अचानक से बंद किया मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जी। इसलिए हम स्लोली डोजेस कट ऑफ करके शिफ्ट करते हैं उनको होम्योपैथी पे। जी, चलिए ले तो सकते हैं। चलिए तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अपने सुझाव और अपने सारे जो भी तरीके हैं, चिकित्सीय परामर्श है, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और उनको बताने के लिए कि किस तरीके से वो अपने आप को इस संक्रमण से बचा करके रख सकते हैं। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए जो भी डॉक्टर्स हैं, नई सारे सवालों के साथ। तब तक आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें, ध्यान रखें और खुद को संक्रमण से बचा कर रखें। धन्यवाद।